हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जिसको स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर नंबर। ध्यान दीजिए, वर्ग किसको बोलेंगे? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। यानी कि जो भी हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 2 को 2 से ही गुना कर दिया जाए तो गुणनफल के रूप में जो भी आएगा तो उस संख्या का क्या कहलाता है? वो वर्गमूल कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे 1 है तो 1 को 1 से ही गुना किए हैं, तो देखिए जब 2 संख्या को गुना करते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं। 2 को जब एक ही तरह के 2 संख्या रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर के थ्रू लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 1। 2 गुना 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। यानी कि जब जो संख्या लेते हैं उस संख्या को उसी से गुना कर दिया जाए तो वो कैसी संख्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का अगर वर्ग कर दिया जाए, यानी कि 4 को 4 से गुना कर देते हैं 16। 5 को 5 से गुना कर देते हैं, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 6 को 6 से ही गुना कर देंगे, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। उसी प्रकार से 7 का वर्ग क्या होगा? तो 7 का वर्ग क्या होगा? 7 को 7 से गुना कर दिया जाए, 7 गुना 7 कितना हो जाता है? 49। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग संख्या। अब ध्यान दीजिए, वर्ग संख्या को जानने से पहले जब ये सब जो वर्ग संख्या आ जाता है इस साइड, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल हो जाता है। जैसे 1 का वर्गमूल हो जाता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3। यानी कि जिस संख्या का हम लोग वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या गुण होता है, उसके बारे में जानते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ महत्वपूर्ण गुण, क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। बोलता है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यानी कि जो कितना बड़ा संख्या रहे, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है या फिर 3 है या तो 7 है या तो 8 है, ये सब रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम 12 लिए हैं, 12 के इकाई के स्थान पर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ भी 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 है, नहीं है। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि जिसके इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये बात होने के बाद अब हम लोग दूसरा बात क्या देखते हैं? सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। अगर किसी सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमेशा उसका वर्ग क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। जैसे देखिए 2 एक सम संख्या है, उसका हम वर्ग कर दिए तो वर्ग करने पर रिजल्ट के रूप में 4 आया। क्या ये 4 सम संख्या नहीं है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से 4 एक सम संख्या है, इसका स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए, कितना आया? 16। यानी कि 4 का वर्ग करने पर जो रिजल्ट आया 16, ये भी क्या है? सम संख्या। उसी प्रकार से 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग कर देते हैं तो 36 आ गया। 36 भी क्या हो गया? सम संख्या। और भी हो सकते हैं इसी प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो गुण है इसका कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो बच्चों हमेशा उसका वर्ग कितना क्या होता है? विषम संख्या। जैसे 1 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग किए हैं तो आपका रिजल्ट के रूप में 1 ही आया, तो 1 भी क्या है? विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग कर दिए हैं तो कितना हो गया? 9, ये भी एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग किए हैं तो 25 आया, 5 भी विषम संख्या, 25 भी विषम संख्या। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे वाले गुण को देखते हैं। अब हम लोग जो तीसरा गुण तक देख चुके थे पूर्ण संख्या के लिए, अब चौथा गुण देखिए। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 9000। अब ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा कि 900 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ना? पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो उसी को पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। तो जैसे 900 है, हम देख रहे हैं कि क्या बोला गया है? शून्यों की संख्या विषम हो। यहाँ पर शून्य की संख्या क्या गो है? 1, 2, 3, यानी कि 3 है, 3 गो है, तो यानी कि शून्यों की संख्या क्या है? विषम है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। फिर उसी तरह अगर मान लेते 144000, 5 को हम 0 ले लिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, हमको सिर्फ देखना है सबसे पहले शून्य की संख्या 2, 2, 4 और 1, 5।
यानी कि शून्य की संख्या क्या है, विषम है। इसी से साफ पता चल गया कि ये संख्या जो दिया गया पूरा संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। फिर उसी तरह जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि शून्यों की संख्या यहाँ 7 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 490 490 हो गया, तो 490 में देखेंगे शून्यों की संख्या कितना गो है, 1 गो है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 490 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बोला जा रहा है यदि शून्यों की संख्या सम हो, सबसे पहली बात बोलता है कि शून्य की संख्या सम होना चाहिए और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो दी गई संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बोल रहा है कि 4900, सबसे पहली बात कि शून्यों की संख्या सम हो तो शून्य कितना गो है, 2 गो है, तो यानी कि शून्यों की संख्या यहाँ सम है। बोलता है कि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या यानी कि शून्य को हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो संख्या है यानी कि 49, कौन सा है 49, शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी कि ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या 49 पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल है। ये 7 का 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, यानी कि 49 कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, आपका जाके पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर उसी तरह 1 2 1 1 2 3 4, सबसे पहली बात इसमें फोकस करना है क्या, कि शून्यों की संख्या सम हो। शून्य क्या हो, 1 2 3 4, शून्यों की संख्या तो सम है। चलिए उसके बाद क्या होना चाहिए, शून्यों को छोड़कर शेष संख्या, यानी कि ये जो शेष संख्या क्या है 121, क्या 121 का वर्गमूल कितना होगा, 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसीलिए पूरा का पूरा नंबर भी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर उसी तरह देखिए 2400, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे शून्यों की संख्या क्या है, सम है, शून्यों की संख्या सम बिल्कुल है। उसके बाद देखना है जो शेष बचा हुआ नंबर है, जैसे 24, क्या 24 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 2400 जो दिया गया नंबर है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पहली बात शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, दूसरी बात कि शून्य को छोड़कर जो भी नंबर बचा है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या पूरा का पूरा नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब लास्ट गुण है इसका, यदि दी गई संख्या में शून्य मौजूद हो, यानी कि जो भी कोई भी संख्या दिया है, मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल देखिए ये 50 है, बोलता है यदि दी गई संख्या में शून्य मौजूद हो एवं यदि दी गई संख्या का वर्ग किया जाता है, यानी कि जैसे 50 है, 50 में शून्य है, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, वर्ग किया जाता है तो शून्यों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी कि शून्य अगर 1 है तो उसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए पहले नंबर का पहले कर लेते हैं, 5 5 25 तो होगा ही होगा, यानी कि शून्य 1 है तो कितना को शून्य हो जाएगा, 2। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 10 है, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 1 0 है तो इसका कितना को 0 हो जाएगा, 2 0। उसी प्रकार से देखिए 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 है तो 1 है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2 को शून्य हो जाएगा, 2 दूनी पहले नंबर को कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और उसके बाद क्या करेंगे 2 को शून्य, 1 को शून्य तो 2 को शून्य हो जाएगा, 400। उसी प्रकार से मान लेते हैं सपोज दैट 1 2 3 को 0 दे दिए, इसका करते हैं तो सबसे पहले 2 का वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और शून्य कितना को 1 2 3 शून्य है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना। फिर उसी तरह से देखिए जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 गो, यानी कि आपका जाके इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 8 लाख दिया हुआ है, 8 लाख का हम वर्ग करते हैं तो सबसे पहले 8 का कीजिए, 8 का वर्ग कितना होता है 88 64, उसके बाद क्या करना है, कितना को 0, 1 2 3 4 5 को 0, तो इसका 5 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0 कितना हो जाएगा 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कॉन्सेप्ट में यही चीज बोला गया है कि यदि दी गई संख्या में शून्य मौजूद हो एवं यदि दी गई संख्या का वर्ग किया जाता है, अगर कोई संख्या दिया गया है उसमें शून्य मौजूद है और उसका वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या कितना हो जाता है, 2 गुनी, अगर 5 है तो 10 गो हो जाएगा, अगर 3 गो है तो 6 गो हो जाएगा, अगर 1 है तो 2 गो हो जाएगा, जहां 2 है वहां कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ग का अर्थ क्या होता है, वर्ग का अर्थ होता है कि घातांक या घात के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये घात का स्थान है, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये वर्ग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 का वर्ग यानी कि 5
के पावर कितना लिख देंगे 2, 5 यानी कि घात के स्थान पर 2 लिख देंगे, 5 पे पावर 2 यानी कि 5 का गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 पे पावर 2 है तो इसका अर्थ होता है कि 6 दूनी 12 नहीं करना है, यानी कि इसका अर्थ होता है 6 गुना 6, 6 छः के कितना हो गया 36, यानी कि 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। उसी प्रकार से 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग कहने का मतलब होता है 8 गुना 2 नहीं, 8 गुना 8, यानी कि 8 कितना बार गुना करना है 2 बार, 8 गुना 8 कितना हो गया 64। इस प्रकार से वर्ग का अर्थ हो गया। अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट क्वेश्चन इस तरह से रहे, 5 है, बोल रहा है कि 5 का अगर वर्ग कर दे तो इसका इकाई अंक क्या हो गया। इसका कहने का मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर करना है। 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 में इकाई अंक क्या है 5, यानी कि 5 का अगर वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आता है। तो देखिए 5 का वर्ग किए 25 आया, 25 में इकाई अंक क्या है 5 है, यानी कि ये हो गया आपका जाके आंसर। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि 18 है, 18 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 324 होता है 18 का वर्ग, यानी कि 18 गुना 18 करके देखिएगा तो 324 होगा। तो देखिए 18 का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं सपोज दैट बड़ा सा नंबर दे दे 2964, इस तरह से दे दे, बोले इसका वर्ग करने पर 2964 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इतना बड़ा नंबर को वर्ग करने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है इकाई अंक पता करना है, तो इकाई का ही वर्ग कर दीजिए, यानी कि 4 का सिर्फ वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 के इकाई में क्या है 6, यानी कि ये बड़ा सा नंबर का भी अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, एग्जांपल के तौर पर 19 लिए थे, 19, अब 19 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 19 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो हम इतना बड़ा नंबर को 19 को नहीं वर्ग करेंगे, हम सिर्फ 9 को करेंगे, इकाई के स्थान पर 9 है तो इसी का वर्ग कर देते हैं। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 9 81, यानी कि 1 आएगा। अब बोलेंगे कैसे हम मान ले, तो 19 का वर्ग करके देखिए, 19 का वर्ग यानी कि 19 का वर्ग करने का मतलब 19 को 2 बार गुना कर दीजिए, 19 का वर्ग कीजिएगा तो 361 आएगा। 9 9 81 की 1 हाथ में 8, और 9 एकम 9 और 8 17, और 1 9 9 और 1 एकम 1, आपका 1 हो गया, 9 7 16 की 6, 1 1 2, 1 9 16 की 6 हाथ में 1 1 2 और 1 3, 361, कितना आया 361। इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि 3 2 5 6 है, अब बोलेगा इसका वर्ग कर दे, 3256 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम इतना बड़ा नंबर को वर्ग नहीं करेंगे, इकाई वाला जो अंक है उसी का वर्ग कर दीजिए, यानी कि 6 का सिर्फ वर्ग कर दीजिए, 6 छः के कितना हो जाएगा 36, यानी कि कितना आ गया 6, यानी कि ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया आपका जानने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाला बात है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी कि 2 लगातार अगर संख्या है और उस संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। कैसे, एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ 5 एवं 6 के वर्गों के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी ये पता करना है। तो 5 एवं 6 के वर्ग करने का मतलब होता है 5 का स्क्वायर कीजिए एवं 6 का स्क्वायर कीजिए। अब दोनों का स्क्वायर कीजिए, करने के बाद पता कीजिए कि दोनों के बीच में कितना को पूर्ण संख्या है। तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ रहा है, एवं 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आ रहा है। तो 25 और 36 के बीच में कितना को पूर्ण वर्ग संख्या जरा चेक करते हैं। 25 से 36 के बीच में 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33, 34, 35, 36। अब देखिए आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो पूर्ण वर्ग संख्या है। बिल्कुल नहीं, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है, वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। तो लगातार 2 संख्याओं के वर्गों के बीच, यानी कि 2 गो संख्या अगर लगातार लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो उसके बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। एक भी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 25 एवं 36 के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सब आपको जितना भी दिख रहा है 26, 27, 28, 29, 30, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। यानी कि 2 लगातार कुछ भी ले ले, मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि 8 और 9 के बीच में लेते हैं, 8 एवं 9 के बीच, 8 एवं 9 के वर्गों के बीच, 8 एवं 9 के वर्गों के बीच पूर्ण वर्ग संख्या, सिर्फ हम पूछ रहे हैं क्या पूर्ण वर्ग संख्या। 8 का क्या हो गया 64, 9 का 81,
तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ये सब जितना भी है ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। तो ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृत। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा वही कॉन्सेप्ट है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच 2n प्राकृत संख्या होती है। आपके दिमाग में आएगा कि दो लगातार अगर संख्या लिए हैं और उसका वर्ग करते हैं तो उसके बीच में कितना गो प्राकृत संख्या है, ये कैसे जानेंगे। तो आप बार बार बोलेंगे कि सर ये छोटा नंबर था, तो आप आसानी से निकाल दिए कि कितना गो है, 10 गो है। कितना प्राकृत संख्या है, 10 गो है। लेकिन कोई बड़ा नंबर रहे, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 13 और 14 रहे, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कर देते हैं, इसके बीच में प्राकृत देखते हैं 169 और इसके क्या होता है 196। अब इतना बड़ा नंबर को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका है, 2n प्राकृत संख्या है। तो यहाँ भी 2n प्राकृत संख्या करने का मतलब क्या है, n बराबर यहाँ क्या है, n बराबर पहली संख्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए 7 एवं 8 के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या बताइए। इसमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था, पूर्ण वर्ग संख्या एक भी नहीं होता है दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में, जबकि दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच अगर प्राकृत संख्या पूछे तो कितना होता है 2n। n बराबर यहाँ पर पहली संख्या, जैसे 7 का स्क्वायर एवं 8 का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं और दोनों का स्क्वायर के बीच में कितना गो प्राकृत संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे 2n है। अब बोलेंगे 2n, n बराबर क्या है, 2 गुना n बराबर क्या है, तो n बराबर यहाँ पर क्या लिए, पहली संख्या। तो 7 और 8 में से पहला संख्या क्या है, 7, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। अब बोलेंगे कैसे विश्वास कर लें कि 14 गो है, तो जरा चेक कर लीजिए 7 और 8 के वर्गों के बीच में। देखिए यहाँ 7 और 8, 7 एवं 8 का वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया आपका जाके 64। देखिए 49 और 64 के बीच में क्या क्या आएगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब ध्यान दीजिए 49 और 64 के बीच में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना गो आ गया, 14 गो। यहाँ पर आप लिख दिए 14 गो, डायरेक्ट आ गया। उतना हम लिखने के बजाय हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिए 2n फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, ये सभी प्राकृत संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं उसी को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लेते हैं समझने का प्रयास कीजिए, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 तिया 9। अब देखिए 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वर्गमूल जब निकालते हैं तो एक ही तरह के नंबर का जोड़ा लगाते हैं, 2, और यहाँ पर एक ही तरह का नंबर का जोड़ा लगाते हैं, यहाँ 2 का जोड़ा लगा है 3 का, और वर्गमूल से निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए रूट से बाहर करते हैं। 2 का जोड़ा में से एगो बाहर कर दिए और 3 का जोड़ा में से एगो बाहर कर दिए। 3 दूनी कितना हो गया, 6, यानी कि इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 36। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर दूसरा कोई नंबर लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लेते हैं सपोज दैट 25 और 26 लिए, 25 एवं 26 के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो लगातार है, दोनों के बीच में कभी भी 25 एवं 26 के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तो बिल्कुल नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या इसके बीच में होगा ही नहीं, प्राकृत संख्या होगा। तो 25 का वर्ग कीजिए एवं 26 का वर्ग कीजिए, ये दोनों के बीच में क्या होगा, 2n प्राकृत संख्या होगा, है ना। यहाँ पर 2 इंटू n बराबर क्या लेंगे, n बराबर पहली संख्या, तो पहली क्या है 25, यानी कि n की जगह में क्या बैठा देंगे 25, और 25 दूनी कितना हो गया 50। 50 गो प्राकृत संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या एक भी नहीं होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। देखिए वर्गमूल में होता है धनात्मक वर्गमूल को इस प्रकार से कैप के द्वारा संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस जो कैप दिया हुआ है, देखिए वर्गमूल, जब भी बात हो वर्गमूल का तो इसी प्रकार से कैप आपको लगाना है। अब ध्यान दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक n है का वर्गमूल, यानी कि कोई भी एक पूर्णांक है, धनात्मक है, जो कि n है, उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से लगा देंगे उसके ऊपर कैप। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि n का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √n। अब ध्यान दीजिए 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 वर्गमूल का चर्चा, यानी कि 25 के ऊपर इस तरह से कैप लगा देंगे, इसको √25 बोला जाता है। ठीक है, वर्गमूल जहां बोले तो इस प्रकार से 144 का वर्गमूल √144, 324 का वर्गमूल √324,
24। अब ध्यान दीजिए वर्गमूल जहां बोले तो इस तरह से कैप लगाना है। तो एग्जैक्ट मान क्या होता है वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल कैसे निकाले, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसका ना अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 25 का, 144 का, 324 का। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 25 का। 25 कौन किससे किससे कटता है, सबसे पहले बताइए 25 किससे कटता है? 1 से नहीं कटेगा, 2 से, 1 से कटकर फायदा नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कट रहा है। 5 पचे 25, यानी कि 25 किससे कटा? 5 से। और जब तक 1 ना आ जाए तब तक कटाते रहिए, 5 एकम 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 5 गुना 5, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 5 गुना 5, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 25 को रूट अंडर है 5 गुना 5, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वर्गमूल निकालना है किसी का तो हमेशा याद रखिए एक ही जैसा नंबर का जोड़ा लगना चाहिए। तो 5 का यहाँ देख रहे हैं जोड़ा लग गया है, और वर्गमूल निकालने के लिए कैप को हटाना जरूरी है। तो जोड़ा में से क्या करना होगा, जब भी जोड़ा लगे तो कैप क्या करना है, देखिए वर्ग का अर्थ होता है 2, यानी कि 2 संख्या का जोड़ा लगना चाहिए एक ही तरह की संख्या का। तो 5 का जोड़ा लगा है, तो अगर ये कैप हटाना है तो क्या करना होगा, इस दोनों जोड़ा में से, ये जोड़ा में से 1 और 5 को बाहर निकाल दीजिए। ये आपका हो गया 25 का वर्गमूल 5। उसी प्रकार से 144 का अगर वर्गमूल देखना है तो सबसे पहले 144 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में। अब देखिए 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से, जब तक 1 ना आए तब तक कटाते जाइए। 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 1 आ गया तो इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि सबको गुना कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, सबको गुना करने पर 144 आता है। यानी कि 144 को हम तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है, 1 2 3 4 2 है, उसके बाद 3 गुना 3, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए अब वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। 2 का जोड़ा मिला है यहाँ, फिर 2 का जोड़ा मिला है, यहाँ 3 का जोड़ा मिला है। हर एक जोड़ा में से एक एक बाहर कीजिए। ये जोड़ा में से 1 और 2 बाहर, ये जोड़ा में से 1 और 2 जब बाहर, इस जोड़ा में से 1 और 3 बाहर। अब ध्यान दीजिए सबको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। उसी प्रकार से 324 है, 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 324 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 324 पहले किससे कटता है, तो अगर 2 से कटाते हैं 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएं 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है तो 3 से कटाते हैं इसको। 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 27 बार में। फिर 3 से कटाते हैं कितना बार में, 9 बार में। फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिएगा अब हम सबको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 72, सॉरी 36 दूनी 72 होता है, 36 तिया 3 छक 18 की 8, हाथ में 1, 3 छक 3 तिया 9, 1 10, 108। 108 को अगर हम 3 से फिर गुना करते हैं तो देखिएगा 324 आएगा। 3 अठे 24 की 4, हाथ में 2, 3 जीरो जाए 2, 3 एकम 3, 324 आ गया। यानी कि ये सब नंबर को हम गुना किए हैं तो वापस कितना आ गया है, 324। यानी कि 324 को हम तोड़कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 को 2 है और 4 को 3 है। अब ध्यान दीजिए अब इसका वर्गमूल निकालना है 324 का, क्या करना है, जोड़ा बनाइए एक ही जैसा नंबर। इसका जोड़ा बन गया इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। अब क्या कीजिए सबको एक हर एक जोड़ा में से एक बाहर कीजिए। 2 बाहर हो गया, यहाँ से फिर 3 बाहर हो गया, फिर इस जोड़ा में से फिर 3 बाहर हो गया। अब सबको गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 का 324 का वर्गमूल कितना हो गया, 18। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण घन या घन संख्याएं, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। ध्यान दीजिए इसका परिभाषा क्या होगा, बोलता है कि ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने से प्राप्त होती है पूर्ण घन संख्या या घन संख्या कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कोई भी संख्या हो, उस संख्या को अगर 3 बार गुना कर देते हैं खुद से ही तो वो कैसी संख्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखिए 1 का घन क्या होगा, यानी कि 1 को हमको कितना बार गुना करना है, 3 बार। 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 पे पावर 3। घन जब भी बोले कि 1 का घन कीजिए तो ध्यान दीजिए कोई भी नंबर हो जिसका भी घन करने बोलेगा उसके घात के स्थान पर क्या लगा देना है, 3। जबकि वर्ग वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग वाला में हम क्या पढ़े थे, जैसे 2 था और वर्ग कहने पर क्या करते थे, घात के स्थान पर क्या लगाते थे, 2। लेकिन घन जब भी बोले तो क्या करना है, घात के स्थान पर क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर उसी तरह 2 का घन यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का घन क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3,
जब 3 गुना 3 करेंगे यानी कि 3 पे पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसी तरह 4 का 4 गुना 4 इज इक्वल टू 4 पे पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 5 का घन करेंगे तो कितना 5 को 3 बार गुना करना है 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना 125। उसी तरह से 6 का घन करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 3 को 6 हो गया 6 पे पावर 3 जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216। फिर उसी तरह अब 7 का करते हैं 7 गुना 7 इज इक्वल टू 7 पे पावर 3 जब भी कीजिएगा तो कितना होगा 343। उसके बाद 8 का घन करेंगे तो 8 को 3 बार 8 गुना 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पे पावर 3 जब 8 पे पावर 3 होगा तो इसको गुना कीजिएगा तो 512 होगा। उसी प्रकार से 9 का जब घन करेंगे तो 9 गुना 9 यानी कि 9 पे पावर 3 यानी कि 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 होगा। उसी प्रकार से 10 का हम घन कर रहे हैं 10 गुना 10 जब भी करेंगे तो क्या होगा 10 पे पावर 3 यानी कि 10 पे पावर 3 कहने का मतलब हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो गया घन आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। घनमूल को इस प्रकार से कैप से दिखाते हैं, लेकिन घनमूल में इस कैप से दिखाएंगे यहाँ पर 3 लिखना बहुत ही जरूरी होता है, समझे। वर्गमूल में हम लोग क्या पढ़े थे, वर्गमूल में हम लोग वर्गमूल जब लिखते थे वर्गमूल तो इसमें क्या होता था इस कैप से तो हम लोग दिखाते थे इसको, लेकिन यहाँ पर 2 लिखना कोई आवश्यक नहीं होता था। लेकिन घनमूल के केस में क्या करना है, इस कैप के पास इस कैप में जो जगह बना हुआ है यहाँ पर 3 लिखना बहुत ही जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। जैसे 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल जैसे ही शब्द सुने तो रूट एंड क्यूब रूट 27 और यहाँ पर 3 लिखना बहुत जरूरी है। फिर उसी तरह 125 का घनमूल तो क्या करेंगे क्यूब रूट 125 और यहाँ पर लिखेंगे 3। उसी तरह से 729 का घनमूल तो क्यूब रूट 729 और यहाँ लिखना होगा 3। फिर उसी तरह 216 का घनमूल इसी प्रकार से कैप देंगे 216 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए एग्जैक्टली इसका घनमूल होगा कितना, ये निकालने के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग इसका निकाल सकते हैं। जैसे 27 है तो 27 देखिए कौन ऐसा नंबर है जो कि कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं 3 का टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से 3 नाम 27, फिर 3 का टेबल से 3 तिया 9, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक इसको लिखते रहिए। उसके बाद करना क्या है, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 3 और गुना 1। आप 1 गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 तिया 9 9 तिया 27 होने वाला। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 27 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखना है 3 गुना 3, क्योंकि ये वाला 3 को गुना नहीं करना है, ये 3 तो लिखाएगा ही लिखाएगा। तो ध्यान दीजिए हमेशा घनमूल में घनमूल निकालने के केस में क्या होता है कि एक ही तरह के नंबर का 3 के जोड़ा लगाना पड़ता है, यानी कि त्रिक बनाना पड़ता है एक जैसा नंबर का, 1 2 3 है ना, 3 गो। और वर्गमूल में हम लोग क्या देखे थे कि इस कैप के अंदर 2 गो संख्या एक ही तरह का होना चाहिए, जोड़ा लगाना चाहिए, लेकिन इसमें त्रिक बनाना होगा, यानी कि एक ही तरह का संख्या 3 गो होना चाहिए। और घनमूल निकालने के लिए एक ही तरह के 3 संख्या में से तीनों में से एक गो सिर्फ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यही हो गया घनमूल। यानी कि 27 का घनमूल कितना हो गया 3। उसी प्रकार से 125 है तो 125 का क्या कीजिए, घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 125 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को ये लिख सकते हैं क्यूब रूट, यहाँ पर 3 देना है, 5 गुना 5। अब ध्यान दीजिए एक ही तरह का कितना गो नंबर त्रिक है कि नहीं, 5 का यहाँ त्रिक बना हुआ है, यानी कि 3 है, 5 गो कितना गो है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। अब क्या करना है कि ये तीनों में से 1 गो बाहर निकाल दीजिए, यही हो गया 125 का घनमूल कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार से 729 का, तो 729 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 729 का किससे कटेगा जरा देखिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 27 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिए ये सबको जब गुना करेंगे तो यही 729 आने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्यूब रूट 3 लिख देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो 3 ले लिए। अब हमको क्या करना है, त्रिक बनाना है, क्योंकि घनमूल निकालना 3 का बनना चाहिए, ये 3 और ये 3 एक साथ हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 3 में से एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 2 3 तीनों में से एगो बाहर निकल जाएगा, ये तीनों में से फिर एगो बाहर निकल जाएगा, और 3 तिया कितना हो गया 9, यानी कि 729 का घनमूल कितना हो गया 9। उसी प्रकार से 216 का निकालिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है, ये सब होने के बाद घनमूल वगैरह निकालने के बाद क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 8 का, किसी संख्या के
संख्या के घन का इकाई अंक क्या होगा। मान लेते हैं सपोज दैट एक संख्या 5 है, 5 का अगर हम लोग घन करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 5 का घन करके देख लीजिए, 5 का घन यानी कि 5 का क्यूब करके देख लीजिए। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125, यानी कि 5 का क्यूब कहने का मतलब होता है कि 5 को 3 बार गुना करना। इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि 5 दिया 15 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यानी कि 5 पे पावर 3 कहने का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 को 3 बार गुना करेंगे और सबको गुना करने पर 125 आ रहा है। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या आया 5, यानी कि 5 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 के घन का इकाई अंक 125 होता है, इसका घन इकाई अंक क्या हो गया 5। उसी प्रकार से 12 का, अब 12 का करना है तो हम पूरे नंबर को, बड़ा वाला नंबर को हम नहीं करेंगे, 12 का घन नहीं करने वाले हैं, इसका इकाई अंक को पकड़िए 2 का ही घन कर दीजिए। 2 का घन कितना होता है 8, यानी कि इससे साफ पता चलेगा कि ये बड़ा नंबर का भी घन करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 8 ही आने वाला है। उसी प्रकार से 216 है, 216 में से सिर्फ हमको इकाई अंक पूछा गया है तो इकाई का ही सिर्फ घन कीजिए, बड़ा सा नंबर का करने की जरूरत नहीं है। 6 का करेंगे, 6 का घन कितना होता है 216 होता है तो इसका इकाई अंक में क्या आ गया 6, तो इसका भी इकाई अंक पूरा का पूरा नंबर का इकाई अंक कितना होगा 6। उसी प्रकार से 64 है, 64 में से हमको सिर्फ 4 का घन कीजिए, 4 का इकाई अंक का घन कीजिए क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए। तो 4 का जब घन करेंगे, 4 का जब घन कीजिएगा तो कितना आ रहा है 64, 4 4 16, 16 4 64, यानी कि कितना आ गया 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4। फिर उसी तरह मान लेते हैं सपोज दैट 57 है, 57 के घन करेंगे, 57 का अगर घन करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होता है। तो 57 पूरे बड़ा सा नंबर का हमको घन नहीं करना है 57 का, हमको सिर्फ 7 का करना है, 7 का घन करना है। तो 7 का घन करने पर कितना होता है 343, इकाई के स्थान पर क्या आ गया 3, यानी कि 57 का अगर घन करेंगे तो इसका इकाई के स्थान पर कितना आएगा 7 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ जाता है कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। दशमलव संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए वर्गमूल जैसे ही बोले तो समझ में आ जाना है कि तुरंत उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा देना है, और घनमूल भी बोले तो कैप लगाना है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। तो वर्गमूल में 2 लिखना जरूरी उतना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं 1.44 लिखा दिया हुआ है, तो 1.44 दिया है तो इसके ऊपर हम लोग कैप लगा देंगे। वर्गमूल निकालने बोला गया है तो कैप लगा देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, 1.44 लिखा है, दशमलव को हटाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दशमलव जैसे हटेगा दशमलव के बाद 2 गो संख्या है तो 2 गो 0 उसके बदले आ जाएगा। यानी कि 144 का अगर वर्गमूल आपको नहीं पता है तो सबसे पहले 144 का वर्गमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे बताए हैं। अगर जिनको पता है तो डायरेक्टली वो लिख सकते हैं। जैसे 144 का हमको पता है तो हम लिख दिए 12। फिर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना को 0 नीचे है 1 0, एक नंबर से पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1.2 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने बोला है तो क्या लिखेंगे 3.24। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बदले कितना को संख्या है 2, दशमलव हटा दिए तो इसके बाद 2 संख्या है, दशमलव के बदले कितना आएगा 2 को 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो 324 का वर्गमूल आपको पता है तो ठीक है, वरना आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अब कितना 324 का वर्गमूल 18 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब जैसे ही हम लोग 10 से भाग देंगे 18 को, यानी कि हम लोग डायरेक्टली कैसे, नीचे जितना 0 रहता है उतना नंबर से पहले दशमलव लगा देते हैं। एक 0 है तो एक नंबर से पहले दशमलव, 1.8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 441 है, यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4.41 इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर कैप लगाना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, दशमलव हटाइए 2 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 441 का सबसे पहले वर्गमूल कितना होता है, आपको नहीं पता है तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 441 का कितना होता है 21। उसी प्रकार से 100 का कितना होता है 10। अब देखिए नीचे हम 1 0 है तो एक नंबर से पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 से पहले दशमलव, यानी 2.1 इसका आंसर हो गया, यानी कि 441 का वर्गमूल 2.1 हो गया। उसी प्रकार से इसका देखिए √64.00000। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, दशमलव हटाएंगे, कितना को संख्या 1 2 3 4, उसके बदले 4 0, 1 2 3 4। अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 6400, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसको फ्रेश कर दी, इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, उसके बाद कितना 0 है 2 2 4, 4 0 में से 2 को 0 बाहर आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर आपका जाके कितना है 10,000 है, 10,000 में क्या हो, कितना 0 है, एक तो रहेगा, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, 4 को 0 है तो उसमें से 2 को 0 बाहर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
उसके बाद इसका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 1 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ कैप दीजिए, 1 लिखिए, पॉइंट हटाइए, 1 2 3 4 5 6 0। अब क्या करना है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और उसके बाद 6 0 है तो 3 गो 0 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1, 6 0 है इसका भी 3 गो 0 बाहर, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 से 9 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जाकर वर्गमूल। अब घनमूल कैसे निकाले, घनमूल में क्या तरीका है, तो घनमूल निकालने का भी सेम तरीका है। भले यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 3 लगाना होगा, यहाँ पर कैप में क्या लगाना होगा 3, और यहाँ 1.331, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दीजिए। अब ध्यान दीजिए पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3, यहाँ पर कितना 0 1 2 3। अब देखिए 1331 का अगर घनमूल जिसको पता है तो वो तो लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालिएगा। तो 1331 का कितना होता है 11 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा 1 का घनमूल 1 हो जाएगा, 3 0 है तो उसमें से 1 0 बाहर हो जाएगा। अब 10 से भाग देंगे 11 को, यानी कि कैसे भाग देते हैं, नीचे कितना 0 1 0, एक नंबर से पहले दशमलव, यानी कि 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 3 लगाइए, 0.512, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 3 नंबर 3 0 लगा दीजिए। अब देखिए 512 का घनमूल आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, और बट्टे 1000 का कितना हो जाएगा, 1 बाहर हो गया, 3 0 है तो 1 0 बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं घनमूल में 3 3 का जोड़ा होता है एक ही जैसा नंबर का। अब ध्यान दीजिए 10 से भाग देंगे 8 को, तो 1 0 है तो एक नंबर से पहले दशमलव, यानी कि 0.8 से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.8 इसको हम लोग बोल सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, 1.728, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दशमलव हटेगा, 3 0 आ जाएगा। उसके बाद 1728 का घनमूल आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए, यानी कि 13 होता है। 1728 का कितना होता है 13, और 3 0 है, एक बाहर हो जाएगा, 3 0 में से 1 0 बाहर। अब 1 0 से 10 से भाग देंगे 13 को, 1 0 है तो एक नंबर से पहले दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 1.3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे होता है, 5/2/10 है तो हमको करना भाग बहुत आसान है, ये देना, नीचे कितना 0 है 1 0, एक नंबर से पहले दशमलव लगा दीजिए, हो गया, यानी कि 2 से पहले लगा देंगे 5.2 हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि 6 8 9 है, और नीचे मान लेते हैं कि 100 है, तो देखिए यहाँ पर कितना आसान है भाग देना, कितना 0 है 2 0, तो सिर्फ 2 नंबर से पहले दशमलव, 9 और 8 से पहले दशमलव लगा दीजिए, हो गया भाग 6.98। ये बात आपको समझ में आ गया, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।